हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास 9 है और पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर मंदिरों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। आमलक है, कुंभ पंजर, उपपीठ और विमान। उपरोक्त में से कौन से राजराजेश्वर द्वारा निर्मित तंजावुर मंदिर के संगठक तत्व हैं? तो पूछा गया है कि तंजावुर मंदिर के संगठक तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि तंजावुर मंदिर जो है वो किस शैली का है। तो यह द्रविड़ शैली का मंदिर है। तो जान लेते हैं द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों ही प्रकार के मंदिरों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो नागर शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो आमलक, कलश, मंडप और गर्भगृह। और द्रविड़ शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं विमान, पिरामिड के आकार का शिखर, तालाब और गोपुरम। तो ये जो आमलक है वो नागर शैली के मंदिर की विशेषता है, जबकि यहाँ पर तंजावुर मंदिर की संगठक तत्व पूछे गए हैं और ये एक द्रविड़ शैली का मंदिर है। तो आमलक इसमें नहीं आएगा। और किस किस ऑप्शन में आमलक है देख लेते हैं। तो ये है ए में, तो ये भी डिलीट हो जाएगा, बी में भी है और डी में भी है। और इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, क्योंकि ए, बी और डी तीनों में आमलक आ रहा है। और तो देख लेते हैं तंजावुर मंदिर के संगठक तत्व कौन कौन से हैं। तो ये है कुंभ पंजर, विमान और उपपीठ। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में पाठ दिए गए हैं और सूची सेकंड में विषय दिए गए हैं उनके। तो बाघभट्ट का अष्टांग और विमलमती का भागवती और भास्कराचार्य का लीलावती और आनंद वर्धन का है ध्वनियालोक। तो किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं ये? काव्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, गणित शास्त्र और औषधि शास्त्र। तो ये जो अष्टांग है वो औषधि का ग्रंथ है और लीलावती गणित का ग्रंथ है और विमलमती का जो भागवती है वो व्याकरण का ग्रंथ है और ये ध्वनियालोक है वो काव्य का ग्रंथ है। तो अब हम अपना आंसर देख लेते हैं। ए रिलेटेड है फोर्थ से, किस में आ रहा है ये? तो ये आ रहा है ए रिलेटेड फोर्थ से आ रहा है बी और डी में। तो हमारे ये जो ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन ये डिलीट हो जाएंगे और हमें दो में ही आंसर चेक करना है। आगे भी चेक कर लेते हैं। और ये जो विमलमती का ग्रंथ है वो व्याकरण से रिलेटेड है, किस में आ रहा है? ये भी बी में ही आ रहा है। और लीलावती और गणित से रिलेटेड है तो ये भी बी में ही आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में स्मारक दिए गए हैं और सूची सेकंड में राजवंश दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं स्मारक हैं? धौली स्थित हाथी, सांची स्तूप के प्रवेश द्वार और कार्ले स्तूप। तो ये जो धौली का हाथी है वो मौर्यकालीन है और यह मौर्यकालीन लोक कला का उदाहरण है। जो मौर्यकालीन कला थी वो दो भागों में विभाजित थी, राजकीय कला और लोक कला। तो राजकीय कला के अंडर क्या क्या आता था? महल, स्तूप, गुफाएं, अशोक के स्तंभ, ये सभी चीजें राजकीय कला के अंदर आती हैं। और लोक कला के अंतर्गत यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, धौली का हाथी और मृण मूर्तियां, ये सारे के सारे लोक कला के अंडर आते हैं। और आगे देख लेते हैं। सांची स्तूप के प्रवेश द्वार किस काल में बनवाए गए? तो ये शुंग काल में बनवाए गए और काले स्तूप सातवाहन काल में। तो ए रिलेटेड है टू से, तो देख लेते हैं किसमें, ये दो में है। आगे भी चेक करना पड़ेगा हमें। सांची स्तूप के प्रवेश द्वार बी रिलेटेड है एक से, तो किस में आ रहा है ये ए में ही आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासकों द्वारा सिक्के ढालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रमुख धातु स्वर्ण थी। दूसरा है, राजराजा चोल के शासनकाल में जारी किए गए सिक्कों के अग्रभाग में खड़े हुए राजा तथा पृष्ठभाग में बैठे हुए राजा की आकृति मुद्रित है। तो देखना है कौन कौन से सही हैं। तो जो सातवाहन शासक हैं उन्होंने जो है मुख्य रूप से चांदी, तांबे और शीशे के सिक्के ढलवाए थे, और इनके राज्य में भी व्यापार बिजनेस के लिए चांदी तांबे के सिक्कों का यूज किया जाता था, जिन्हें कर्षापण कहा गया है। इसके अलावा इन्होंने शीशे के सिक्के भी ढलवाए थे, क्योंकि चांदी जो है दक्षिण भारत में ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है, और शीशा जो है इनके पास एक अच्छा विकल्प था, और ये सिक्के आर्थिक लेन देन में भी अधिक उपयुक्त थे। तो हमारा ये जो पहला सेंटेंस है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है प्रमुख धातु स्वर्ण थी, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा वाला सेंटेंस सही है। राजराजा चोल के शासनकाल में जारी किए गए सिक्कों के अग्रभाग में खड़े हुए राजा का और पृष्ठभाग में बैठे हुए राजा की आकृति मुद्रित है, ये सही है। और हमारा आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे, क्योंकि एक ही सेंटेंस सही है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन अजंता चित्रकला के संबंध में सही नहीं है? तो यह पूछा गया है, यह चित्र गुहा भित्तियों पर बिना कोई पूर्व उपचार किए बनाए गए थे, या फिर दृश्यों को अलग अलग विन्यास में नहीं विभाजित किया गया है। यह चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। इन चित्रों में कहीं कहीं गैर भारतीय मूल के मानव चरित्र दर्शाए गए हैं। तो पहले चित्र में ये कहा गया है कि भित्तियों पर बिना कोई पूर्व उपचार किए बनाए जाते थे चित्र, तो ऐसा नहीं है। जो है दीवारों पर पहले चित्र बनाने से पहले प्लास्टर किया जाता था, और चित्र बनाने के लिए अजंता में 2 प्रकार की विधियों का यूज किया गया है। पहली है फ्रेस्को विधि और दूसरी है टेम्पेरा विधि। टेम्पेरेरा नहीं है, टेम्पेरा है, लिख देते हैं यहाँ पे टेम्पेरा। दूसरी टेम्पेरा विधि है। तो पहली विधि में क्या होता है, गीले प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते हैं, और दूसरी वाली विधि में सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस गलत है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दृश्यों को अलग अलग विन्यास में नहीं विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो दृश्य हैं उनका अरेंजमेंट जो है अलग अलग पार्ट्स में नहीं किया गया है, तो ये सही है। और यह चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं, ये वाला भी सही है। और इन चित्रों में कहीं कहीं गैर भारतीय मूल के मानव चरित्र दर्शाए गए हैं, तो ये भी सही है। और आंसर हो जाएगा ए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।